हमारी सरकार ने किया है। और इसी तरह हमने तकनीकी शिक्षा विभाग के अतिथि संकाय व अतिथि अनुदेशकों और कॉलेज के एक्सटेंशन लेक्चरर व अतिथि अध्यापकों को सेवाओं को भी हमने सुरक्षित करने का काम किया है। राज्य सरकार के कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों की किसी की अगर कोई डेथ हो जाती है, उनकी सह सेवानिवृत्ति ग्रेजुटी की अधिकतम सीमा जो पहले 20 लाख रुपए थी उसको बढ़ा करके हमने 25 लाख रुपए किया है। ये भी हमने कहा था। हमने ये भी कहा था अपने संकल्प पत्र के अंदर, इसको पूरा किया है कि जो हमारे केंद्रीय सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के युद्ध में मृत्यु हो जाने पर या शहीद हो जाने पर उनके परिवारों को दी जाने वाली सहायता, पहले वो 50 लाख रुपए थी, हमने संकल्प पत्र में कहा था कि हम इसको 1 करोड़ रुपए करेंगे और हमने उसको कर दिया है। अब 1 करोड़ रुपया उन परिवारों को सहायता देने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमने किसान हित में भी जो बात कही थी उसको पूरा किया है। अन्नदाता का हित हमारी नीतियों के केंद्र में रहा है। हम किसान की खुशहाली और खेती को अधिक लाभकारी बनाने के लिए नई नीतियां लागू कर रहे हैं। तीसरे कार्यकाल के पहले विधानसभा के सत्र में ही किसानों को मजबूत करने के लिए 3 महत्वपूर्ण कदम हमने उठाए हैं। क्योंकि लंबे समय से जो पट्टेदार किसान था, उन किसानों को मालिकाना हक नहीं था, क्योंकि लंबे समय से वो उसकी पैदावार तो वहाँ कर रहे थे परंतु उनको मालिकाना हक नहीं था। जैसे पाकिस्तान से कुछ लोग इधर आए और उनको आकर के ज़मीन लौट हुआ, उनके नाम नहीं थी। ऐसे भू मालिकों के बीच विश्वास बहाली का काम हमारी सरकार ने किया है। आप सभी जानते हैं कि पहले भू मालिकों और काश्तकारों में के बीच ज़मीन के कब्जे तथा मुआवजे इत्यादि को लेकर विवाद वो लिटिगेशन कोर्ट में चलते रहते थे, परंतु हमने निर्णय किया है कि ऐसे पट्टेदार किसानों को ये विधानसभा के अंदर बिल लेकर के आए और उसके अंदर हमने पास किया कि कलेक्टर रेट लेकर के ऐसे किसानों को, कलेक्टर रेट भी 19 नवंबर 2024 को हम लेकर के आए। कलेक्टर रेट के ऊपर हम उनको ज़मीन का मालिकाना हक देने का निर्णय वो हमने किया है और इसका एक बड़ा लाभ वो हमारे किसानों को मिला है। हमने जो हमारे गांव के अंदर लोग जो श्यामलात भूमि के ऊपर काबिज थे, ऐसे लोगों को भी हमने मालिकाना हक देने का काम ये निर्णय किया है। तीसरा, गांव में जो पंचायती भूमि के ऊपर जिन्होंने मकान बना लिए, लंबे समय से वो कोर्ट के अंदर चक्कर काट रहे थे, कोई ना कोई शिकायत हो जाती थी, शिकायत होती थी तो कोर्ट आदेश कर देता था कि ये ज़मीन को खाली करें, मकान गिर जाते थे, दिक्कतें आती थी। परंतु उस दिक्कत को हमने दूर किया है कि अगर 20 वर्ष से ज़्यादा कोई भी व्यक्ति पंचायती भूमि के ऊपर उसने मकान बनाया है, वो बैठा है, कलेक्टर रेट लेकर के 500 वर्ग गज तक वो ज़मीन को अपने नाम करा सकता है। ये भी निर्णय हमने उसको मालिकाना हक देने का काम हमने जो संकल्प पत्र में कहा था उसको पूरा किया है। हमने हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है कि हमने पिछले दिनों कहा था, अपने संकल्प पत्र में भी इसको कहा था, हमने कहा था कि हम हरियाणा के अंदर अपने किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार करेगी और उसको लेकर के हमारी सरकार लगातार इस काम को आगे बढ़ा रही है। पहला देश का राज्य हरियाणा है जो अपने किसान की 24 फसलें 100% फसल एमएसपी पर खरीद रही है। हमारे विपक्ष के जो लंबे समय तक काबिज रहे हैं, नेता रहे हैं, जो स्वामीनाथन जो रिपोर्ट थी जिसके वो चेयरमैन भी रहे हैं, वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछते हैं कि 24 कौन सी फसल है, उसके नाम बताएं। भाई नाम भी बता देंगे जब अगर आपको नहीं पता है, हमें तो पता है ना 24 कौन सी फसलें हैं, हम बता देंगे। परंतु आप फिर किसान का क्या लाभ करेंगे जब आपको यही नहीं पता है कि 24 कौन सी फसलें हैं। जो भी फसलें हैं
हरियाणा प्रदेश के अंदर जितनी भी फसलें हैं, मैं बताना चाहता हूं उसके अंदर, अगर उनको ध्यान में नहीं है, धान की फसल है, ज्वार की फसल है, बाजरा की फसल है, रागी है, मक्का है, तुर है, मूंग है, उड़द है, मूंगफली है, सूरजमुखी है, सोयाबीन है, तिल है, काला तिल है, कपास है, गेहूं है, जौ है, चना है, मसूर है, रेपसीड है, सरसों और सैफफ्लावर है, तोरिया है, कोपरा है और छिलका रहित नारियल है, जूट है। ये 24 फसलें हैं। अगर भाई उसको नहीं पता है तो मेरे से एक कॉपी ले ले और वो सारे किसानों को पढ़ाए, भाई ये फसल आप बोते हैं, आप बोइए उनको। कैसे लाभ करेंगे वो किसान का, जब उनको यही मालूम नहीं है कि हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर कितनी फसलें होती हैं। कम से कम उसका तो ध्यान करना चाहिए, तभी तो लाभ देंगे हम। जब उनको मालूम नहीं है, कहा जी 24 फसलें नहीं का नाम बताओ, ये नाम भी बता दिए मैंने, तो सुने होंगे जरूर। हमने हरियाणा के अंदर जो खरीफ सीजन है, खरीफ सीजन 2024 में कम बारिश हुई। हमारी कैबिनेट ने निर्णय किया कि किसानों के खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, उनके खर्चे कम होने चाहिए। और हमारी कैबिनेट ने निर्णय किया कि किसानों के खाते में 2000 रुपये प्रति एकड़ बोनस के रूप में पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। कैबिनेट ने निर्णय किया, मुझे खुशी है, आज हरियाणा प्रदेश के किसानों के खाते में 1345 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में उस धान की फसल के अंदर बरसात कम होने के कारण उनके खर्चे कम हों, हमने पहुंचाने का काम किया है। इसका एक बड़ा लाभ मेरे हरियाणा प्रदेश के किसानों को मिला है। हमने हरियाणा के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ऐसे 18वीं किस्त चली गई है, लगातार 2000 रुपये 4 महीने के बाद उनके खाते में पहुंचाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अगर हम बात करें, आज 342 करोड़ ऐसे किसान हैं जिनके बैंक खाते के अंदर 6203 करोड़ रुपए की राशि पहुंचाई गई है पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से। कांग्रेस के लोग बताएं किसानों के हित में क्या काम किया है। राजनीति तो करते हैं किसान के नाम की, परंतु उनके हित के अंदर क्या कदम उठाने हैं वो दिमाग शून्य है, कोई दिमाग नहीं है। भी किसानों को मजबूत भी करना है, अन्नदाता है, हमारे लिए प्रिय है, हम उनकी मजबूती के लिए एक एक कदम उठा रहे हैं, उनको मजबूत कर रहे हैं। हमारे हरियाणा के अंदर हमने 19 लाख ऐसे किसान हैं जिनके खाते के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वो लगातार पहुंच रही है पराली के प्रबंधन के लिए। क्योंकि दिल्ली के अंदर अब इलेक्शन चल रहा है, वहां के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब पर्ची दी है भाई, पीछे थे पर्चियों दी है, कहा जी 1:15 हो गया, अरे भी आधा भी नहीं कहा आपने करया। ये 100 दिन के काम है, 100 दिन के काम है, गति से काम हो रहे हैं, बताने तो पड़ेंगे। आपकी तरफ से तो नहीं ना कुछ है, फिर ठीक है, ये पर्ची आप पकड़ो भाई। ठीक ठीक है। पराली प्रबंधन को लेकर के हमने हरियाणा के अंदर बहुत अच्छा काम किया है। मैं अभी बता रहा था कि अगर और कुछ नहीं मिला दोष दे दो हरियाणा के किसान को। ये केजरीवाल दिल्ली के अंदर बैठा है, अपने जहां उसकी सरकार है वहां तो रोक नहीं रहा, हरियाणा के किसान को दोष दे रहा है। पंजाब के किसान को भी दोष दिया है, पंजाब के किसान को भी उसने बड़ा बुरा बोला है कि ये पराली को जलाते हैं। भाई तो तेरे हाथ में चाबी आ गया, ये तो उस व्यवस्था को ठीक कर दे, ठीक नहीं किया। हमने हरियाणा के अंदर पराली प्रबंधन को लेकर के काम किया है।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी उसकी प्रशंसा की है। मैं हरियाणा के किसान का दिल से धन्यवाद करता हूं कि हमने जो नीति बनाई है उसके अंदर आगे बढ़ करके उन्होंने सहयोग किया और हमने उनके अवशेषों को प्रबंधन संयंत्रों पर अनुदान के रूप में 10,393 मशीनों के लिए 122 करोड़ रुपया हमने किसानों को देने का काम किया है, ताकि पराली के लिए उचित प्रबंध हो सके, किसान पराली ना जलाए और ये पोल्यूशन ना फैले। हमने ये इसके लिए काम किया है। हमने ये भी काम किया है कि जो हमारे किसान हैं, क्योंकि मेरे को वो मिले थे आकर के, और जब आकर के मिले कि हमारे खेत में बड़े टावर वो लगा देते हैं, उसके लिए हमें कुछ उसका लाभ नहीं मिलता, हम ज़मीन के अंदर भी हमारी उसकी कीमत कम हो जाती है, तो हमने उसके ऊपर एक पॉलिसी बनाई हमने, जो किसानों के हित के अंदर अलग से एक नीति बनाई। हाई टेंशन बिजली की लाइनों के लिए हमने मुआवजा नीति बनाई, और मुआवजा हमने दिया है कि जहां वो टावर लगेगा उस जमीन का मुआवजा 200% ज़्यादा दिया जाएगा, जो उसका कलेक्टर रेट, जो उसका वहाँ मार्केट रेट होगा, मार्केट रेट का 200% ज़्यादा देने का निर्णय हमने अपनी पॉलिसी के अंदर किया है। और जो उस टावर की तारें उस खेत के अंदर से जाएंगी, उसके नीचे जो जमीन आएगी, उस जमीन का 30% जो मार्केट रेट उस जमीन का होगा, 30% ज़्यादा उसका मुआवजा देने का निर्णय वो हमने किया है। उसके लिए हमने ये मुआवजा नीति बनाई है। इसका लाभ हमारे किसानों को मिल रहा है। हमने प्रदेश की गौशालाओं के लिए भी, उनके गौशालाओं के चारे के लिए 216 करोड़ 25 लाख रुपए की राशि हमने जारी की है, ताकि गौ माता को चारे के लिए कोई दिक्कत ना आए, उस समस्या का हमने समाधान किया है। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि अभी पिछले दिनों देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 9 दिसंबर 2024 को जो उचाणी करनाल के अंदर, करनाल जिला के उचाणी गांव के अंदर महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा है, उसका शिलान्यास किया है। 65 एकड़ के अंदर यह कैंपस बन रहा है और 700 करोड़ रुपए की लागत उसके ऊपर आएगी। उसका शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। हमने अपने संकल्प पत्र में भी उसका जिक्र किया था और हमने उसको पूरा किया है। हमारे जो व्यापारी भाई हैं, प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। हम उनके हितों के प्रति पूरी सजगता से हमारी सरकार काम कर रही है। मुझे आड़ती मिले थे आकर के, क्योंकि केंद्र पूरे देश को ध्यान में रख करके पॉलिसी बनाता है। उन्होंने पूरे देश के किसानों के लिए जो आड़तियों का कमीशन था वो 46 रुपये रखा, परंतु आड़ती कहने लगे कि हमें इसमें पूरा नहीं होता, आप इस कमीशन को बढ़ाएं। तो उन्होंने एक हमें ज्ञापन दिया था, हमने अपने संकल्प पत्र में भी डाला, और डाला नहीं, हमने उसको पूरा कर दिया है। अब हरियाणा के हमारे आड़ती भाइयों को जो कमीशन का उन्होंने 46 रुपये के अंदर देता था, अब हरियाणा उसके अंदर ऐड करके 55 रुपये देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और मुझे खुशी है कि आड़तियों के खाते के अंदर उस कमीशन का 309 करोड़ रुपए की राशि भी हमने जारी कर दी है, उनके खाते में चला गया है। हमने 2024-25 के दौरान खरीफ सीजन के कस्टम मिल्ड राइस डिलीवरी के लिए हमारे पास राइस मिलर एसोसिएशन के वो पदाधिकारी आकर के मिले कि हमें इसके ऊपर बोनस दिया जाए, क्योंकि हमें घाटा होता है इसके अंदर, उसकी वो सूख जाता है, सूख करके हमारे ऊपर खर्चा पूरा नहीं होता। तो हमने उन राइस मिलर्स को भी हमने कहा था कि हम आपको लाभ देंगे। 62 करोड़ 58 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी हमने उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया है। मुझे खुशी है बताते हुए कि व्यापारियों के लिए जो हमारे करदाता हैं, जो प्रदेश का विकास गति से होता है और जो उसमें उनका योगदान बड़ा होता है, ऐसे करदाताओं की सुविधाओं के लिए हमने रेवाड़ी के अंदर 29 करोड़ रुपए की लागत से एक कर भवन का निर्माण वहाँ किया है, और जिसमें पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग उनके कार्यालय 27 GST
के कार्यालय, ताकि जीएसटी सुविधा कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई उनको और कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको उससे डर ना लगे, वो बेखौफ हो करके वहाँ पर ये सुविधा केंद्र हमने खोले हैं। वो पूछ सकता है, किसी को रिटर्न में दिक्कत है, किसी का कोई और लिटिगेशन है, उसको लेकर के वो उनसे लाभ ले सकता है। हमने वो सुविधा केंद्र खोले हैं जिसके ऊपर 29 करोड़ रुपए की लागत आई है। हमने गत 2024 को छोटे व्यापारियों को राहत देने के लिए जीएसटी से पहले 7 अधिनियमों के तहत बकाया कर राशि के निपटान के उनके कुछ लिटिगेशन के मामले थे। हरियाणा के अंदर ऐसे हमारे लगभग 10 लाख से जो रुपए से नीचे व्यापारी थे, 2 लाख ऐसे हरियाणा प्रदेश के अंदर व्यापारी थे जिनका ये टैक्स को लेकर के कोर्ट के अंदर लिटिगेशन में थे। उनको एक बड़ी राहत देने का काम हमने किया, हमारी सरकार ने किया है। हमने उनको राहत दी है कि जो 10 लाख रुपए से नीचे के हैं ऐसे लोगों को ब्याज तो पूरा माफ किया है, ब्याज के साथ साथ उसके मूल का भी 10 लाख रुपए से कम आने का 60% हमने माफ किया है, और उसका मूल में से जो 60% माफ करके बचेगा उसमें से भी 1 लाख रुपया हमने माफ करने का निर्णय किया है। और इसी के साथ ही हमने जो 10 लाख रुपए से ऊपर के 10 करोड़ रुपए के नीचे के ऐसे जो व्यापारियों के लिटिगेशन थे उनको हमने ब्याज तो माफ किया है और उसके मूल में से भी 50% उसका माफ करने का निर्णय हमने पिछले दिनों अपनी कैबिनेट के अंदर लिया है। और इसका एक बड़ा लाभ वो हमारे हरियाणा प्रदेश के व्यापारियों को मिलेगा। जो ये एक समस्या थी उस समस्या का हमने समाधान किया है। हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर अंबाला छावनी, अंबाला शहर में लोकल बस सेवा शुरू की गई है। पीएमई बस सेवा परियोजना के तहत प्रदेश के 7 प्रदेश शहरों में फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, रोहतक, पानीपत, करनाल और यमुनानगर के लिए 450 नई बसें खरीदने की स्वीकृति भी हमने दे दी है। जल्दी ही वो बसें भी आ जाएंगी ताकि हरियाणा प्रदेश के लोगों को ठीक उनको यात्रा में असुविधा ना हो, उनको सुविधा मिले, उसको लेकर के हमने ये निर्णय किया है। कल ही 26 जनवरी थी, गणतंत्र दिवस, उसकी मैं आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हमने कल ही गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेश के 5 रोडवेज डिपो में इलेक्ट्रिक बस सर्विस शुरू की गई है और हर डिपो से 5-5 बसें कुल मिलाकर के 25 बसों को रवाना किया गया। इनमें रेवाड़ी, हिसार, रोहतक, अंबाला, सोनीपत 20 बसें पहले चल रही थी। 45 बसें आज हरियाणा प्रदेश के अंदर इलेक्ट्रिक बसें वो चालू हुई हैं ताकि वायु पोल्यूशन भी ना हो, उसके अंदर भी राहत मिले। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए हरियाणा सिटी बस सर्विसेज लिमिटेड का गठन किया गया है। इनमें 375 इलेक्ट्रिक बसों का ऑर्डर भी दिया जा चुका है। 375 और इलेक्ट्रिक बसें हरियाणा प्रदेश के अंदर जल्दी ही आ जाएंगी, धीरे धीरे करके, क्योंकि कल उनको हरी झंडी दी है। जैसे जैसे आती रहेंगी वैसे वैसे वो इस बेड़े में शामिल हो जाएंगी। हमने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्लाट आवंटनियों को भी अनाउंसमेंट से संबंधित मामले के निपटान के लिए भी पिछले दिनों विवादों का समाधान योजना वो शुरू की थी। इसमें 7,000 से अधिक प्लाट धारकों को 550 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी, क्योंकि उनके भी लिटिगेशन के मामले थे। वो लिटिगेशन के मामले समाप्त हों और उसको लेकर के हमने इस योजना को शुरू किया है। हमने राज्य में पुराने वाहनों के स्क्रैपिंग व रीसाइक्लिंग सुविधा के लिए भी पंजीकृत वाहन स्क्रैप एवं रीसाइक्लिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 को भी बनाई है। हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा था कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात की घोषणा की थी
70 साल की आयु के ऊपर के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत योजना लेकर के आएंगे। संकल्प पत्र के अंदर हमने उसको पूरा किया है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जो 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, उनको भी अलग से, कोई भी है, किसी भी वर्ग से है, 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड उसको दिया है। अगर कोई दिक्कत, बीमारी उसको आ जाती है तो परिवार को इलाज की चिंता नहीं है, उसकी इलाज की चिंता ये हमारी डबल इंजन सरकार को है। और मुझे खुशी है कि अब तक इस योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के अंदर 4100 ऐसे लाभार्थियों को 9 करोड़ रुपए के मुफ्त इलाज की सुविधा ये हमारी सरकार ने दी है। ESIC मेडिकल कॉलेज एवं फरीदाबाद में 625 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 500 बेड अस्पताल के नए भवन की भी आधारशिला आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों रखी है। इसके विस्तार से प्रदेश के श्रमिकों को और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। हमने सेक्टर 6 पंचकुला सिविल अस्पताल में पैथोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, मनोचिकित्सा और अस्पताल प्रशासन में DNB डिग्री कार्यक्रम शुरू करने की भी मंजूरी प्रदान की है।